बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक सर और आज का फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और चैप्टर, एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वेक्टर चैप्टर आप लोग अगर देख चुके हैं तो वेक्टर चैप्टर के बाद हम लोगों का ये चैप्टर आता है। हालांकि इस चैप्टर को कभी भी पढ़ाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले इस चैप्टर फिर वेक्टर, या पहले वेक्टर फिर इस चैप्टर पढ़ाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कभी प्रॉब्लम होता भी नहीं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स। ऑलराइट, उस चैप्टर का यहाँ पे कुछ यूज नहीं आएगा, इस चैप्टर का वहाँ पे कुछ यूज नहीं आएगा। ऑलराइट, बट ये दोनों एक ही चीज से रिलेट करते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आज उसका पहला लेक्चर है और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 में आता है। ठीक है, आप लोग अगर एनसीईआरटी देख रहे हो तो एनसीईआरटी में देखना, ये एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ऑलराइट, और अगर वेटेज की बात करें, है ना, वेटेज की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें एटलीस्ट इसमें से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है इसमें से बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क्स क्वेश्चन। उसके साथ साथ 1 मार्क और 2 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और जो जेई में है, जेई में उसका 1 क्वेश्चन मिनिमम, मैं जेई मेंस की बात कर रहा हूं, जेई मेंस में इसका 1 क्वेश्चन मिनिमम आएगा और नीट में इसका 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। 2 क्वेश्चन मिनिमम, एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, मतलब आपको खुश होना चाहिए, है ना। बिकॉज कि अगर चैप्टर की लेवल बात करें तो चैप्टर की लेवल है इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। ऑलराइट, पूरे फिजिक्स में इससे इजी चैप्टर और कुछ है भी नहीं, समझ रहे हो। वेरी इजी, नथिंग एट ऑल लॉजिक, मतलब कुछ लॉजिकल नहीं है, बट थोड़े बहुत याद होने चाहिए, एंड दिस इज रिलेटेड विद एवरी चैप्टर। सो वेरी इजी चैप्टर, बट नीट में मिनिमम 2। अगर जेई एडवांस की बात करो, जेई एडवांस की बात करो तो जेई एडवांस में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में एक और पेपर 2 में एक। जनरल चेंज भी हो सकते हैं, मैं ऐसा वादा नहीं कर रहा हूं कि आएंगे ही आएंगे, बट जनरली ऐसे आते हैं एक एक क्वेश्चन जेई एडवांस। तो ये हो गया मेरा चैप्टर का वेटेज। ठीक है, चैप्टर का वेटेज मेरा ये हो गया, एक ही चैप्टर है इसीलिए बोल रहा हूं। और बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों मिला के 5 मार्क्स भी टोटल हो सकते हैं, बट इट्स फाइन, 3 मार्क्स इज ऑलराइट। सो दिस इज द वेटेज ऑफ द चैप्टर, और चैप्टर का लेवल क्या है, इजीएस्ट। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करना होगा मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि दिस इज ए मस्ट रीड चैप्टर फॉर यू। दिस इज ए मस्ट रीड चैप्टर, मतलब आप कोई भी चैप्टर स्किप करने का अगर सोच रहे हो वो अलग बात है, बट इस चैप्टर को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपको नीट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मिनिमम 2 क्वेश्चन डायरेक्टली दिमाग में देगा और जेई में 1 क्वेश्चन डायरेक्टली देगा, और मतलब बहुत अच्छा होता है और गलत कभी नहीं होगा ऐसा वाला। क्लियर है बच्चों। सो ये हो गया मेरा वेटेज के बारे में। ठीक है, दिस इज अबाउट द वेटेज ऑफ द चैप्टर। अब अगर मैं इस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में बात करूं, टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या है इसके अंदर, ध्यान से सुने। टॉपिक सबसे पहले है इसका मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड यूनिट। पहला हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे हमारे डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, डायमेंशनल से 1 2 3 4 सब टॉपिक्स आएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये शायद केमिस्ट्री में भी आप लोगों का पहला चैप्टर में जरूरत पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। इस इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, एक है वर्नियर कैलिपर और एक है स्क्रू गॉज। ये इसके टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज 2 हैं, ये दोनों आपके लैब में भी हैं। आप लोगों को फिजिक्स लैब में भी ये दोनों मेजरमेंट करवाया जाएगा, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट,
मतलब आप इसको ऐसे स्टार मार्क लगा लो, है ना, स्टार मार्क मतलब वन मस्ट क्वेश्चन, वन मस्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मतलब भगवान भी नहीं रोक सकते, एक क्वेश्चन जरूर आएगा ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में से, इसीलिए हम लोग इसको थ्योरी भी अच्छे से करेंगे और लाभ भी आपको हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये हो गया हमारा वेटेज ऑफ द चैप्टर और ये हो गया हमारा टॉपिक्स दैट वी विल रीड इनसाइड द चैप्टर। चैप्टर के अंदर हम ये सारे पढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ढेर सारे डायमेंशन याद रखवाऊंगा, ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी याद करवाऊंगा, फिर आपको ये चैप्टर का जो है वो पूरा बेसिक आइडिया हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आप सब पहले जब भी चैप्टर पढ़ो तो उस चैप्टर को आप लोग पहले समझ जाओ कि चैप्टर को क्या कितना इंपोर्टेंस देना है, क्या क्या टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स में से मुझे कितना इंपोर्टेंस देके कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों? तो इतना लिख लो आप लोग, फिर हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हो गया? चलो, चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चीज को देखें, यूनिट एंड मेजरमेंट। सोचिए, मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब जब भी आप कोई चीज को मेजर करते हैं, हम किसको मेजर करते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं हम, है ना। वी ऑलवेज मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसको पी क्यू लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करें वो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम उसको एक लिखेंगे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और लिखेंगे उसका यूनिट। एन क्या हो गया, दिस एन बिकम्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये यू हो गया क्या, ये यू हो गया उसका यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बताता है एनी क्वांटिटी दैट इज ए मेजरेबल इज ए फिजिकल क्वांटिटी, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से लिखते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होता है, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम सोचते हैं कि कोई भी क्वांटिटी हो, अब उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट की जरूरत तो होती है। अब ये यूनिट क्या है ना, ये यूनिट क्या है, सोचो यूनिट क्या है ना, दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक। मतलब जैसे कि मान लो कि मैं एक बड़ा सा बॉक्स लिया और एक छोटा सा बॉक्स लिया, ठीक है, इस छोटा सा बॉक्स में लिख दिया का मतलब इसका मास मान लो स्मॉल, इसका मास मान लो कैपिटल है। ठीक है, मैं बोला कैपिटल एम इज 2 टाइम्स स्मॉल एम, या कैपिटल M1 लिखो, कैपिटल M1 इज 2 टाइम्स स्मॉल एम। सिमिलरली मतलब मैं और एक बड़ा सा लिया M2, तो यहां पे ले लिया एक स्मॉल एम, तो क्या लिखूंगा, कैपिटल M2 इज 5 टाइम्स स्मॉल एम। मतलब क्या है ना, इसको मैं रिफरेंस माना है कि नहीं, ये छोटा को मैंने क्या माना, इस छोटा को मैंने माना रिफरेंस, इस छोटा को मैंने माना रिफरेंस, एक रिफरेंस माना। अगर मुझे किसी का भी m लिखना है, M1 का मास लिखना है, तो 2 टाइम्स M1, तो M1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2 इंटू एम, और इधर अगर M2 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 5 इंटू एम, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है ना, मैं चाहे कोई भी M1 लिखूं या M2 लिखूं, मैं उनको किसके टर्म्स में लिख रहा हूं, स्मॉल m के टर्म्स में लिख रहा हूं। इसीलिए देखो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू 2, कितना उसका यूनिट हो गया ये, मतलब एक बेसिक या फिर एक रेफरेंस जिसके कंपैरिजन में बाकी सारे क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसको यूनिट बोला जाता है। और इस यूनिट के एग्जांपल्स क्या है, डेफिनेशन ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ कि कुछ एक बेसिक चीज है ना, स्मॉल एम, हियर स्मॉल एम इज द रिफरेंस, दैट रिफरेंस मेजरमेंट इज नोन एज द यूनिट, है ना। तो रिफरेंस मेजरमेंट का एग्जांपल क्या है, केजी।
और मीटर एंड मतलब बहुत सारे न्यूटन, फिर बार, फिर केल्विन, ये सारे यूनिट हैं। और ये यूनिट का नेसेसिटी क्या है ना, यूनिट का नेसेसिटी ये है कि इट डिफाइंस ए फिजिकल क्वांटिटी, इट डिफाइंस ए फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिकली, डिफाइंस ए फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिकली बताता है कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल सपोज मैंने लिखा 5, इधर भी लिखा 5। अब बताओ ये किसका मेजरमेंट है, ये मास का मेजरमेंट है कि किसका मेजरमेंट है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं 5 kg लिख दूं तो पता चल गया कि दिस इज द मेजरमेंट ऑफ मास। सिमिलरली अगर मैं 5 में यहां पे 5 मतलब डिग्री सेल्सियस लिख दिया तो पता चलेगा कि दिस इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या पता चला ना, ये जो यूनिट है ये यूनिट से ही पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी रियलिटी में कौन सा वाला है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कुछ नहीं बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताता है कि कितना है, बट कौन सा है हमें कौन बताता है, यूनिट। दैट इज व्हाई द यूनिट्स आर नेसेसरी टू राइट, है ना, बिकॉज ए यूनिट डिफाइंस ए फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिकली, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज इट, ये हमें यूनिट बताता है। दैट इज व्हाई द यूनिट इज नेसेसरी। समझ में आ गया सबको कि यूनिट हम क्या होता है। यूनिट मतलब एक रेफरेंस चीज जिसके रेफरेंस में हम बाकी सारे मेजरमेंट करते हैं। मतलब मैं अगर मान लो बोलूं कि मेरा वेट कितना है, मेरा वेट है 60 kg, सपोज 50 बोलूंगा तुम बोलोगे इतना कम, 60 kg, ठीक है 60 kg सपोज। मतलब क्या है, मैं एक रेफरेंस है केजी, किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब इतना भारी, उसी हिसाब से मैं उसका 60 गुना भारी हूं। समझ में आया। सो द केजी वाज द रेफरेंस and 60 was the numerical value, and they together told my mass is 60 kg, means 60 times the mass of something, that is 1 kg. Got my point? So that is what unit is. Alright, and why we require unit? Units are necessary because they define a physical quantity specifically. Like if I will write 5, then I don't know which quantity they are referring to. But if I write 5 kg, then I know I am referring to a physical quantity called as mass. Here if I write 5 degrees Celsius, I will know this is a physical quantity reference to temperature. Similarly, if I write 5 Newton, I will know this is a physical quantity referring to force. That is why every physical quantity has some unit, क्या मेरी बात क्लियर है? पूरा समझ में आ गया? बिकॉज द यूनिट इज नेसेसरी, द यूनिट इज नेसेसरी, दैट इज व्हाई। ऑलराइट बच्चों, पूरा क्लियर? चलो इतना लिख लो आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट हो गया? चलो अब जो हमारे यूनिट है इसका मतलब क्या है? अच्छा, यूनिट का मतलब मैंने क्या बताया ना, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यूनिट की जरूरत है, तो मतलब यूनिट होने चाहिए। अच्छा, मैं पूछूंगा कि पूरे दुनिया में कितने फिजिकल क्वांटिटी है? बोलो, पूरे दुनिया में कितने फिजिकल क्वांटिटी हैं? तुम्हें क्या लगता है कितने होंगे? तुम कितने जानते हो? मास, लेंथ, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, क्या क्या नहीं जानते? हम सब जानते हैं। अबे तुम सब थोड़ी जानते हो। लाखों करोड़ों फिजिकल क्वांटिटी है भाई, लाखों करोड़ों फिजिकल क्वांटिटी है। हम जितना जानते हैं वो तो बहुत कम है, आप जितना जानते हो वो तो बहुत कम है, मैं उससे थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, बट मैं जितना जानता हूँ वो भी बहुत कम है। मेरे जो सर होंगे वो मेरे से थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, पर वो जितना जानते हैं वो भी बहुत कम है। तो उसी हिसाब से समझ लो कि टोटल में कितने सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं दुनिया में। तो अगर सब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक एक यूनिट देंगे, इससे ये फिजिकल क्वांटिटी 1 यूनिट, ये फिजिकल क्वांटिटी 1 यूनिट, ये फिजिकल क्वांटिटी 1 यूनिट, तो सोचो कितने यूनिट्स होते हैं? बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ऐसा बोला कि इससे तो दिक्कत होगा, इसीलिए क्या बोला गया ना, यूनिट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यूनिट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, और एक बोला गया डिराइव्ड क्वांटिटीज, और एक बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
मेंटली क्वांटिटीज। सारे जितने फिजिकल क्वांटिटी है दुनिया में उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऐसा क्यों किया गया तुम्हें पता चलेगा थोड़ी देर में, है ना। सोचो मैंने क्या बोला कि अगर सारे क्वांटिटी को एक एक यूनिट देते तो हमारे लिए कितना मुश्किल होता कि देयर वुड हैव बीन लाख्स एंड करोड्स ऑफ यूनिट्स। तो हमें सबका यूनिट याद रखना डिफिकल्ट होता है कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता। तो क्या बोला गया ना, हम लोग नंबर सिस्टम कैसे करते हैं। नंबर सिस्टम में क्या करते हैं ना, 0 to 9 फिक्स कर दिए। 0 अलग दिखता है, 1 अलग दिखता है, 2 अलग दिखता है, 3 अलग दिखता है, ऐसे 9 तक कर दिए। उसके बाद जो भी नंबर तुम्हें चाहिए ना, तुम इस 9 को लेके बना सकते हो। इज इन दैट राइट, बोलो, है ना। तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, 9 नंबर्स को लेके बाकी कोई भी नंबर तुम्हें चाहिए तुम बना सकते हो, है कि नहीं। उसी तरह हमारे यूनिट्स को जब डिफाइन किया गया तब बोला गया कि कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बना देते हैं। क्वांटिटी में लिख दिया हूं, यूनिट्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल यूनिटी, डिराइव्ड यूनिट्स, ये क्वांटिटी भी वही हो गए, ठीक है, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। तो कुछ फंडामेंटल यूनिट बता दिया गया है ना। कितना ना देर, ये फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या है ना, ये 0 to 9। अगर तुम्हें 0 to 9 पहले सीखना है तो सबको सीखना पड़ेगा। 0 को भी सीखना पड़ेगा, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, सबको अलग अलग सीखना पड़ेगा। बट बाद में जब तुम्हें 11 लिखना होगा, तुम्हें कोई बोल दिया कि 1 1, तो तुम लिख दोगे 1 1, क्योंकि यू नो 1 एंड यू नो अनदर 1। कोई बोलेगा 19, 1 9, यू कैन राइट। तो ये वो क्वांटिटी है जो कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। 19 किसके ऊपर डिपेंड किया, 1 और 9 के ऊपर। बट 1 किसके ऊपर डिपेंड किया, किसी के ऊपर नहीं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट उनको बोलते हैं। ये वो यूनिट्स हैं जिसको डिफाइन वो खुद है, वो सेल्फ डिफाइंड है। उनको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरा यूनिट की जरूरत नहीं है, लाइक 0 to 9 इन द नंबर सिस्टम। समझ में आया। तो मैं क्या लिखूंगा इसका डेफिनेशन ना, दिस क्वांटिटीज, दीज आर द यूनिट्स और क्वांटिटीज एक ही बात है। हर क्वांटिटी का यूनिट होता है, हर यूनिट कोई ना कोई क्वांटिटी के लिए होता है। तो दीज आर द यूनिट्स दैट आर सेल्फ डिफाइंड, दैट आर सेल्फ डिफाइंड and do not depend on any other unit or any other quantity, any other unit। कोई दूसरा यूनिट या फिर कोई दूसरा क्वांटिटी के ऊपर ये लोग डिपेंड नहीं करते हैं, ये लोग सेल्फ डिपेंड है ना। तो जैसे नंबर सिस्टम में 0 to 9 फिक्स किया गया, उसी तरह इसी में बोला गया कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर हाउ मेनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर यूनिट, जो भी बोलो, 7 फंडामेंटल यूनिट्स या फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे 0 to 9 10 नंबर को फंडामेंटल या फिक्स बनाया गया, उसी तरह यूनिट के लिए कितने को बनाया गया, 7 को। क्या क्या वो 7 हैं देखते हैं, लिखते हैं हम लोग क्या क्या वो 7 क्वांटिटी है ना। सबसे पहला वाला है मास। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। मास ये हो गया क्वांटिटी, हो गया। फिर आता है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। फिर आ गया हमारा, फिर क्या आ गया हमारा, बताओ, लेंथ का यूनिट मीटर। फिर टाइम का यूनिट सेकेंड। फिर आया हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करना हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट आ गया मोल, MOL, मोल, ठीक है। 4 हो गया। फिर मैं यहां पे लिखता हूं 5 क्या हो गया ना, मास केजी में, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। 6 क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। फिर आ गया 7, लास्ट वाला है
लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी ये, और इसका यूनिट होता है कैंडला, CANDLA, कैंडला। ये कभी यूज नहीं होगा, टेंशन मत लो, कभी जिंदगी में यूज नहीं होगा तुम्हारा, 11-12 में तो बिल्कुल नहीं यूज होगा, कैंडला बोलते हैं, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटी है जिनको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। अब बच्चे को क्या दिक्कत हुआ मैं बताता हूं, सुन, मैं इसको मिटा रहा हूं, बाद में लिखूंगा, ठीक है। क्या दिक्कत हुआ बता रहा हूं। बच्चा बोला कि सर मास को आप केजी क्या बोल रहे हो, मैं तो इंग्लैंड गया था, उधर तो पाउंड लिखते हैं, उधर क्या लिखते हैं, पाउंड लिखते हैं। कोई बोला कि सर और कहीं पे तो इसको सर ग्राम लिखते हैं। मैं बोला कि ठीक है, वो सब लिखते हैं, वो सही बात है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। उसी तरह लेंथ को कोई बोला कि सर मीटर क्यों, मैं तो फीट लिखता हूँ, मुझे फीट में, इंच में पता है, सेंटीमीटर में पता है, मैं मिलीमीटर में जानता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं बोला रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, है ना, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, पता चलेगा, है कि नहीं। उसी तरह टाइम का सेकेंड, उसी तरह अलग अलग चीज, ये जैसे टेम्परेचर का केल्विन, तुम लोगों ने सर अभी तो आप डिग्री सेल्सियस बोल लेते थोड़ी देर पहले, तो फिर ये क्यों बता। तो मैं बोला कि वो सब ना एक्चुअली अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोले ना, देर वेयर एक्चुअली पहले था, देर वेयर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, देर वेयर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे। कोई कोई कंट्री कोई दूसरे सिस्टम में मेजर करता था। जैसे मैं यहाँ पे मेजर करता हूँ तो मीटर में, लेकिन तुम लोग अगर बाहर चले जाओगे इंग्लैंड या अमेरिका में, तो वहां पे लोग मेजर, यूके में चले जाओ, यूके में चलोगे तो तुम लोगों को फीट में मिलेगा, मीटर में कुछ नहीं लिखा होगा, 2 फीट मिला होगा, माइल्स मिलेगा कि 2 माइल्स 3 माइल्स ऐसे मिलेंगे, है ना। तो अलग अलग सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट था, यूनिट्स था। पे एक सिस्टम था पहले, वो सिस्टम था CGS सिस्टम। पहला सिस्टम क्या था, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, CGS, C फॉर सेंटीमीटर। तो CGS सिस्टम में, जब भी CGS सिस्टम जो लोग फॉलो करेंगे वो लोग क्या करेंगे ना, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में। ये उनका रूल है। वो बोले कि मतलब तुम्हारे पास अगर कोई बॉक्स आया, लिखा होगा 30x20x20, अब तुझे कैसे पता चलेगा वो 30 मीटर है कि 30 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर है कि 30 फीट है कि क्या है ना। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखा होगा तब, हाँ CGS लिखा है मतलब हाँ भाई मास मेजर कर रहा है, 90 लिखा है मतलब 90 ग्राम, 30 लिखा है मतलब 30 सेंटीमीटर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताना पड़ेगा। उसके बाद और एक दूसरा था जो कि था FPS, FPS, F मतलब लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, फीट, फीट, मास के लिए क्या लिखते हैं, पाउंड, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, सेकंड, FPS सिस्टम। उसके बाद और एक आया जिसको बोला गया MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ को क्या लिखा गया, मीटर, मास को क्या लिखा गया, kg, और टाइम को क्या लिखा गया, सेकंड। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो पहले से अलग अलग सिस्टम थे। तो अगर कोई भी तुम्हें कुछ भी डायमेंशन या कुछ भी लिख के बताए इतना मेजरमेंट है, तो तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा सिस्टम था। तो प्रॉब्लम हुआ बच्चों को, लोगों को प्रॉब्लम हुआ। क्या लोगों को प्रॉब्लम हुआ ना, सपोज मैं कुछ मशीन बना रहा हूं, मैं मशीन को मीटर के हिसाब से बना रहा हूं, मुझे कोई पार्ट चाहिए जो कि मैं यूके से मंगाऊंगा, तो यूके मुझे फीट में दे देगा। मैं उसको बोलूंगा कि मीटर में दे, पर वो मुझे किस में दे देगा, फीट में दे देगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वर्ल्ड के सारे लोग बैठ के बात किए, सारे लोग मतलब बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट लोग बैठ के बात किए, और वो बोले कि ऐसे नहीं चलेगा,
ऐसे नहीं चलेगा कि कोई एपीएस कर रहा है, कोई सीजीएस कर रहा है, कोई एमकेएस कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। हाँ, ऐसे थोड़ी, ऐसे मनमर्जी थोड़ी करोगे तुम लोग। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या करे वो बोले कि एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसको यूनिवर्सली सब लोग यूज करेंगे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। उसके बाद एक सिस्टम आया जो कि क्या हुआ, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, उसको बोला गया SI यूनिट्स। SI यूनिट्स ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम हुआ। तो हम लोग जितने भी यूनिट्स पढ़ेंगे आज के बाद वो सारे के सारे किस में आएंगे, SI यूनिट्स में आएंगे। तो ये जो मैं सारी चीजें लिखा हूं, यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखा हूं, ये कौन सा यूनिट है, SI यूनिट है। ये पूरे के पूरे कैसे हैं, SI यूनिट में, केजी, मीटर, सेकेंड, मोल, केल्विन, एम्पियर, टन, ये सब कुछ जो है ये किसमें है, SI यूनिट में। अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है अलग बात है, करेंगे बाद में। अगर इसको एपीएस में कन्वर्ट करना है तो वो अलग बात है। बट जो यूनिट्स में लिखा हूं वो सब यूनिट्स कौन से यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स हैं हमारे। और SI यूनिट्स क्या है ना, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो कि पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। ये SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इसको वो जर्मन वर्मन लैंग्वेज में से बोलते हैं ना, सिस्टम में इंटरनेशनल या इस टाइप का कुछ होता है। तो जो भी है ये SI का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स हम लोग इसको बोलते हैं। और ये पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और हम भी पूरे जिंदगी में SI यूनिट्स ही यूज करेंगे अनलेस अनटिल वो तुम्हें बोला है कि सीजीएस में बोलो कि एपीएस में बोलो। अगर बोलेगा कि इनमें बोलो तो हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो अलग बात है, उसको सीखेंगे हम लोग। बट अभी के लिए क्या आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं और उस क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं। बट जो भी यूनिट्स लिखा हूं मैं वो सारे SI यूनिट्स हैं, क्योंकि SI यूनिट के अलावा भी और 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं दुनिया में जो कि एग्जिस्ट करते हैं और पहले ये सबको भी यूज करा जाता था। बट आजकल ये सबको और यूज नहीं किया जाता है। पूरे यूनिवर्सली हर एक देश में, हर एक कंट्री में, हर एक जगह में हम लोग सिर्फ एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते हैं, वो है SI यूनिट, मतलब सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? पूरा बोर्ड पर जो लिखा है अच्छे से सुंदर सुंदर करके समझ के लिख लो, फिर चलते हैं आगे, है कि नहीं? हो गया बच्चों? तो फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग सीख लिए कि जैसे 0 to 9 नंबर फिक्स्ड है, उसी तरह कुछ ही यूनिट्स को, कुछ क्वांटिटी को फंडामेंटल बोल के फिक्स कर दिया गया। अब हमें दुनिया में बाकी जो भी क्वांटिटी चाहिए वो लोग हम क्या करेंगे ना, फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम लोग बाकी की क्वांटिटी बनाएंगे। तो वैसे क्वांटिटी को बोला गया डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब दीज आर क्वांटिटीज और यूनिट्स, जो भी बोलो यूनिट या फिर क्वांटिटीज, दैट कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके कोई क्वांटिटी बनाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर यूनिट, जब भी कभी भी हम कोई और क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई मतलब यूज करके बनाते हैं, हम उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स देखो। क्या एग्जांपल्स ना, मान लो कि स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड क्या है फंडामेंटल, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बोलेगा सर ये तो अकेला हो गया न्यूटन, सर न्यूटन तो अकेला हो गया सर, एक हो गया कहाँ ये। मैं बोला नहीं भाई, न्यूटन मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो सर वैसा ही है सर, ये तो है। तुम लोग पढ़े होगे केमिस्ट्री में, मोलारिटी पढ़े होगे, मोलारिटी पढ़े हो, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे होता है वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का वो अलग बात है, वो तुम केमिस्ट्री में जानो। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर,
तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या लिखेंगे, मोल बाई लीटर, लीटर मतलब एल, तो मोल्स बाई लीटर का, लीटर मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब मीटर क्यूब। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख दो एरिया, एरिया का क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब मीटर इंटू मीटर, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या फंडामेंटल का स्क्वायर किया। फिर अगर वॉल्यूम की बात करोगे, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की क्या आ जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, हाइट का मीटर, तो ये क्या हो गया मीटर क्यूब। कभी कभी हम लोग वॉल्यूम को दूसरे नाम से भी जानते हैं, लीटर, मिलीलीटर, वो सब बाद में सिखाऊंगा। मोल पर मीटर क्यूब, तो ये भी हो गया मेरा मोलारिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसी तरह जो भी क्वांटिटी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, फंडामेंटल को यूज करके जो सारे बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये सब एग्जाम्पल उसके हैं, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, ढेर सारे, ऐसा मतलब एग्जाम्पल की कमी नहीं, वो सारे के सारे कैसे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ फिजिकल, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है 7, बट नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज अननोन, मतलब कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे, जितने दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी देखोगे सारे के सारे 7-7 फंडामेंटल से ही बनते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्या हो गए, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी के बाद लिख लेना इसको, एग्जांपल्स भी इतने सारे हैं, ठीक है। मैं नीचे के 2 एग्जांपल मिटा रहा हूं, आप पॉज करके लिखना, फिर मैं इसी में बता दूंगा, ठीक है। और एक मैंने लिखा था आप लोगों को, वो है सप्लीमेंट्री यूनिटी या फिर क्वांटिटी, सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी या फिर यूनिट, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी एंड यूनिट। ये 2 होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल तो सबको पता होगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सॉलिड एंगल का टेंशन थोड़ा हो रहा होगा, बता देता हूं, टेंशन मत लो। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल में क्या होता है ना, सुन, प्लेन एंगल मतलब ये एक प्लेन है, इसमें ये एक रे है, ये एक रे है, एक सर्कल का एक आर्क, ये आर्क है, ये क्या है, आर्क है, सर्कल का एक आर्क, समझते हो ना। ऐसे सर्कल का एक पार्ट काट दिया और इसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं यहां बनाया, समझ लो, सेक्टर है। तो ये एंगल थीटा बना रहा है यहां पे, ये सर्कल का रेडियस है आर, और ये लेंथ आर का लेंथ है एल। तो याद करो, तुम लोग पढ़ोगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल का यूनिट क्या है, एल का यूनिट क्या है, एल का यूनिट है मीटर, रेडियस का यूनिट भी है मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गए। बट प्लेन एंगल हैज यूनिट, प्लेन एंगल हैज यूनिट, इसका खुद का यूनिट है। फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे तो कैंसिल हो जा रहा है, बट प्लेन एंगल का खुद का यूनिट है, इसीलिए तो उनको अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट बोल के बनाया गया। वो यूनिट क्या है, डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन। अगर आपको याद हो, कभी भी एंगल को डिग्री में 90 डिग्री या फिर रेडियन, और डिग्री और रेडियन के बीच में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, कितना डिग्री कितना रेडियन, उसके लिए आपको अगर नहीं आता है तो आप फिर से मेरे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 निकाल के देखो, उसमें आपको सब क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रेडियन से एंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन एंगल के बारे में, जो कि सिंपल है, ऐसे 2 लाइन रख दिया, यहाँ पे एक आर्क है, तो थीटा एल बाई आर, कोई टेंशन नहीं। सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से लिखते हैं ना, थीटा। सॉलिड एंगल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ओम जैसा, ओम जैसा, क्या लिखते हैं, ओम, 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 ओम समझते हो ना, वो ऐसे रेजिस्टेंस का वो वाला ऐसा लिखते हैं सॉलिड एंगल। ये होता क्या है ना, ऐसे समझो कि एक कोन लिखे हुए, मैं तुम्हें कोन दिखा सकता हूँ क्या, एक मिनट, इसको मैं, हाँ, मान लो मैंने इसको कोन बना दिया, ऐसे देखो कोन बना दिया, ठीक है, ये कोन बना दिया इसको, ठीक। अच्छा वाला कोन नहीं बना है, बट आपको या तो मैं एक पेपर लेके आता हूँ, 1 मिनट रुको।
हाँ अब देखो, मान लो कि मैंने कोन बना दूंगा, कोन, ठीक है, अच्छा वाला कोन बनाता हूँ, एक पेपर में अच्छा वाला बनना चाहिए, नहीं बनाएगा तो तुम्हारा किस्मत खराब है, ठीक है, मेरा तो किस्मत वैसे भी खराब है, है ना, खराब नहीं है क्या, कोविड चल रहा है, बट जो भी है देखो, हाँ अब थोड़ा थोड़ा बना, ये कोन अंदर देखो, अंदर कोन के अंदर देखो, ये जो वर्टेक्स है, ये जो कोन का वर्टेक्स है, कोन का जो ये पूरा एंड है, पूरा एंड, इस एंड पे देखो क्या हो रहा है ना, इससे चारों तरफ ऐसे 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 देखो, इधर 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 इधर, 3 डायमेंशन में एक ऐसा वाला एक बन रहा है, ऐसा चारों तरफ, ये यहाँ पे एक 3 डायमेंशन से बन रहा है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सोचो सॉलिड एंगल क्या है ना, अगर मैं ऐसे कोई भी एक ऐसा ले लूं, कोई भी एक ले लूं, क्या प्लेट जैसा, ये प्लेट जैसा है, मान लो ऐसे प्लेट जैसा है, समझ गया, इसका एरिया हम लोग मानते हैं DA। याद करो DA मतलब मैंने क्या सिखाया था मैथमेटिकल टूल में, DA मैंने क्या सिखाया था, स्मॉल क्वांटिटी, कोई भी चीज का वेरी स्मॉल क्वांटिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से, मैंने बताया था, तो ये है D, वेरी स्मॉल। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं यहां पे, और इस पॉइंट को चारों तरफ से मतलब पूरा एज को चारों तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे ज्वाइन कर दो, मतलब समझ रहे हैं, ऐसे ऐसा एक एरिया है, ऐसा है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया चारों तरफ से ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे इस तरह 3 डायमेंशन में एक चीज बनेगा कि नहीं, ऐसे राउंड में ऐसे बनेगा कि नहीं, ये मेरा है एरिया, यहां से ऐसे निकला ऐसे, 3 डायमेंशन में बनेगा क्या, इस पॉइंट में ये 3 डायमेंशन में बनेगा, तो ये जो 3 डायमेंशन में बनेगा ना चीज, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, और इसको इससे डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनो, ये जो जिस एरिया के वजह से बना है, इस एरिया के वजह से ऊपर DA बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो कुछ R होगा, तो उसका स्क्वायर, R², ये उसका फॉर्मूला है। और इसका भी तुम देखोगे तो ऊपर एरिया का होता है मीटर², नीचे रेडियस का मीटर², तो कैंसिल होंगे, तो फंडामेंटल के हिसाब से इसका यूनिट नहीं होना चाहिए, है ना, बट इट हैज यूनिट, but plane angle has unit, sorry, but solid angle has unit, solid angle का यूनिट है, और वो यूनिट का नाम है स्टेरेडियन। नाम क्या है, स्टेरेडियन, नया सुन रहा होगा, याद रखना पड़ेगा। सॉलिड एंगल क्या है, समझ में आया, सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट, सॉलिड एंगल इज द एरिया सबटेंडेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में एक एरिया जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। समझ में आया, एंगल, सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट, समझ में आया। और उसका फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड एंगल का, उस एरिया बाई वो डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, और फंडामेंटल के हिसाब से इसकी यूनिट्स तो कैंसिल हो जानी चाहिए, मीटर², बट इसका यूनिट्स होता है, और उस यूनिट का नाम क्या है, स्टेरेडियन। क्या आपको क्लैरिटी आ गया, डिराइव्ड यूनिट क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, और सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 आते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर है बच्चों, पूरा क्लियर है। अच्छा, आप उसको अच्छे से लिख लो, फिर ना एक स्टार मार्क लिखना है, मैं मिटा रहा हूं, आप यहां तक लिख देना, उसके बाद ना एक स्टार मार्क लिखना। क्या स्टार मार्क मैं बता रहा हूं, सुन, एक स्टार मार्क लिखना, स्टार मार्क ऐसे, स्टार मार्क ऐसे, स्टार मार्क मतलब खतरनाक इंपोर्टेंट, ठीक है, स्टार मार्क। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज have units, but they are dimensionless, ये डायमेंशनलेस क्या है, टेंशन मत लो, आगे की कहानी है, अभी बता दूंगा। ये डायमेंशनलेस जो है, ये डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, डायमेंशन क्या है वो मैं बताऊंगा, बट क्या ये पॉइंट तुम लोग को याद रखना पड़ेगा अबाउट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो होते हैं, एक है प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, और इनके यूनिट्स तो होते हैं बट इनके डायमेंशन नहीं होते हैं। सो दीज आर रियलिटी में डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैविंग यूनिट्स। बाकी सबका जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन है, बट ये जो दो क्वांटिटी है वो दोनों ऐसे हैं जिनका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आया है? सबको क्लियर है? अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? चलो, तो बच्चों पहला क्लास है यूनिट डायमेंशन का इंट्रोडक्शन है, तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया आपको और थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ाया। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने आपको बता दिया हूं, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको मैं मिटा देता हूं, टाइप्स हो गए। हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, जैसे चाहे वो डिस्टेंस हो या चाहे वो मास हो, है ना, ये सब हम लोग मेजर करने के लिए कुछ दूसरे दूसरे यूनिट्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस या फिर लेंथ, जो भी बात करो, डिस्टेंस या फिर लेंथ, जिसकी भी बात करेंगे, तो डिस्टेंस या फिर लेंथ के लिए हम लोग क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे कि जनरली 1 मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं, माइक्रोमीटर यूज करते हैं, नानोमीटर यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, पिकोमीटर यूज करते हैं, और एक है फेम्टोमीटर भी यूज करते हैं। ये हो गया स्मॉलर डिस्टेंसेस। ये किसका लिए ना, स्मॉलर डिस्टेंसेस, स्मॉलर डिस्टेंस। जैसे कम कम डिस्टेंस मेजर करने होंगे तो हम लोग ये सारे यूनिट्स यूज करेंगे स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए। तो स्मॉलर डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं ना, मीटर तो मीटर हो गया, सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, मिलीमीटर 10 टू द -3 मीटर, माइक्रोमीटर 10 टू द -6 मीटर, नानोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर, पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर, फेम्टोमीटर 10 टू द -15 मीटर। तो जब हमें छोटे छोटे, जैसे कभी कभी न्यूक्लियस का साइज, कभी कभी मॉलिक्यूल का साइज अगर मेजर करने पड़े तो थोड़ी हम मीटर में मेजर करेंगे। मीटर मतलब इतना लंबा। कौन सा मॉलिक्यूल इतना लंबा होता है हम तो देख ही नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता, एटम दिखाई नहीं देता है, तो उनका जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, रेडियस मेजर करते हैं, वो सब इस रेंज में आते हैं। तो जो भी रेंज में आएगा उसी हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो हो गए स्मॉल डिस्टेंस, आप इसको लिख लो, फिर मैं लार्ज डिस्टेंस बताता हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्मॉल डिस्टेंस तो बता दिया था। लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस में किलोमीटर तो एक है, किलोमीटर, और किलोमीटर कितना होता है 10 टू द पावर 3 मीटर, है ना, 1000 मीटर इक्वल टू किलोमीटर। फिर किलोमीटर के बाद ना, जब प्लैनेट्स की डिस्टेंस की बात आता है, स्टार्स के डिस्टेंस की बात आता है, तब इस तरह के यूनिट सब यूज होते हैं। एक यूनिट होता है जो कि बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एयू, और ये एयू का मतलब होता है दिस इज द एवरेज डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो अगर कहीं पे बोला जाएगा कि 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका डबल है, इस तरह से समझें। और उसका वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिखा हूं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, कोई एंट्रेंस में पूछा वाला नहीं है। लाइट ईयर, लाइट ईयर आप सुने होंगे पहले कि लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर 1 साल तक लाइट चलता रहेगा तो वो जितना डिस्टेंस आएगा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, और उसका वैल्यू कितना आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसको भी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 1 पारासेक, इसका मतलब होता है कि अर्थ का रेडियस
1 मिनट आर्क बनाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता, कुछ जरूरत नहीं है याद रखने का, मैं बोल दिया ऐसे ही, टेंशन मत लो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, खाली आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बट दीज आर द यूनिट्स जो कि यूज किया जाता है फॉर लार्ज डिस्टेंस, दीज आर द यूनिट्स जो कि यूज किया जाता है फॉर स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, एक्चुअली में तुम्हारा लार्ज डिस्टेंस मेजर करने का एक तो मेथड है ना, वो एनसीईआरटी में गिवन है, तुम्हारा एंट्रेंस के लिए कोई जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें इसको लिख लो फिर मैं बताता हूं। उस मेथड का नाम है पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड, पैरालेक्स मेथड फॉर डिटरमाइनिंग लार्ज डिस्टेंस, फॉर डिटरमाइनिंग लार्ज डिस्टेंसेस। ज्यादा डिस्टेंस मतलब बड़ा बड़ा डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप ना जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, अपना पेन निकालो और पेन को ऐसे सामने रखो, ठीक है, ऐसे सामने रखो, पहले एक आंख बंद करो फिर पेन को देखो, देख लिए पीछे किसी बैकग्राउंड में देखना कि वो, हाँ वो इस सीधा में है, फिर इस आंख बंद करके जब इससे देखोगे तो पेन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा, ऐसे रखे, ऐसे एक आंख में देखा तो इधर दिखाई दिया, जब इधर आंख बंद किया तो शिफ्ट हो गया पेन इस साइड। मतलब ये जो एरर है, हम एक जगह से देखते हैं तो पोजीशन कहीं और दिखता है, दूसरे जगह से दिखते हैं तो पोजीशन कहीं और, जैसे इस आंख से देखें तो पोजीशन यहां पे दिखा, इस आंख से देखें तो पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो गया, उसको बोलते हैं पैरालेक्स। ठीक है, डेफिनेशन आप खुद समझ जाना कि जब भी हम कोई चीज को एक आंख बंद करके देखते हैं फिर दूसरे में देखते हैं तो देयर इज ए शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस शिफ्टिंग इज नोन एज द पैरालेक्स। डेफिनेशन कहीं भी नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। उस मेथड को हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं समझो। सबसे पहले क्या मेजर करेंगे ना, लेट अस मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम अर्थ। अर्थ से स्टार का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे सोचो ना। सपोज अर्थ का सरफेस ऐसे फ्लैट है, तो बोलोगे सर फ्लैट का है, हमें तो फ्लैट दिखता है राउंड तो अलग बात है, बट हम एक छोटा सा स्मॉल देखते हैं, ये अर्थ है, ठीक है। अब स्टार यहां पे है बहुत 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 डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस में है स्टार, हियर इज द स्टार। स्टार थोड़ा चमकदार बनाते हैं, है ना, स्टार, दिस इज द स्टार, है ना, तुम्हारे लिए स्टार। अब पहले आदमी क्या किया ना, यहां से इसको देखा, दिस इज पोजीशन 1, पोजीशन 1 से इसको देखा, फिर पोजीशन 2 इधर आ गया, फिर से इसको देखा, ये पोजीशन 2। क्या दो अलग अलग पोजीशन से इसको ऑब्जर्व किया है कि नहीं? प्लैनेट के सरफेस के ऊपर, मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व द स्टार और ऑब्जर्व द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशंस। तो ये जो 2 डिफरेंट पोजीशन से देखने पर स्टार पे जो एंगल बना थीटा, इस एंगल को बोला जाता है पैरालैक्टिक एंगल। पैरालैक्टिक एंगल क्या बोला जाता है? पैरालैक्टिक एंगल, LE, पैरालैक्टिक एंगल बोला जाता है जो एंगल हो। और ये जो डिस्टेंस इसके बीच में हुआ, इसको B मान लेते हैं, इस B को बोलते हैं बेसिस। क्या बोला जाता है? बेसिस। समझो, अर्थ के सरफेस में एक पोजीशन से देखा, फिर इधर चला गया, दूसरे पोजीशन से देखा, तो स्टार को जो अलग अलग 2 पोजीशन में ऐसे देखा मैंने, यहां पे जो एंगल बना उस एंगल को क्या बोला गया? पैरालैक्टिक एंगल। और जो 2 पोजीशन थे उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? बेसिस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है D, ये D, ये क्या है ना? D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ, स्टार एंड अर्थ।
अर्थ और स्टार के बीच में डिस्टेंस तो यही है, इसीलिए तो यहां से भी डी, यहां से भी डी। अब सोच ये जो थीटा बनेगा, बट थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। तुम खुद सोचो ना, अगर तुम बी में यहां से देखे फिर यहां से देखे तो इतना दूर वाला प्लैनेट में कितना एंगल बना रहा हो, ऐसे देख ऐसे देख ऐसे सोच, ये कितना एंगल, बहुत छोटा है। तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल हो गया, देयरफॉर द बेसिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्क, कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्क। एक आर्क के जैसा हम कंसिडर कर सकते हैं किसको, ये बेसिस को। बेसिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्क। अच्छा मतलब ये हो गया आर्क, ये हो गया रेडियस, ये हो गया थीटा। तो क्या थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। तो क्या मेरा थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल, आर्क, आर्क क्या है मेरा बी बाई डिस्टेंस कितना हो गया मेरा डी। तो क्या यहाँ पे डी इक्वल टू डी बाई थीटा। क्या डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ मिल गया, डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ हम लोगों को मिल गया। कौन सा मेथड से, पैरालैक्स मेथड से, पहला बात। दूसरा बात, इसी को यूज करके डी मिल गया तो दूसरा काम करेंगे हम लोग। क्या दूसरा काम ना, मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द स्टार, स्टार का डायमीटर मेजर करेंगे, मजा आएगा। मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द स्टार, स्टार का डायमीटर मेजर कर देंगे भाई साहब। पता क्या है हमें पता है डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम हियर। अब क्या बोला सुन, अब बोला कि दो पोजीशन नहीं, ये अर्थ है, स्टार यहां पे है, ऐसे स्टार है, दिस इज द स्टार, टिचिक टिचिक टिचिक, ठीक है। इसका डायमीटर मतलब ये वाला, ये है इसका डायमीटर, ये डायमीटर में स्टार अंदर क्यों लिखूंगा मैं, ये स्टार है, स्टार स्टार स्टार, ये डायमीटर है डी, स्मॉल डी, कितना स्मॉल डी, ठीक है। एक ही पोजीशन से अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ही पोजीशन से इस साइड को देखो ऐसे, फिर इस साइड को देखो, तो क्या ये एंगल मेजर कर सकते हैं अल्फा। मतलब इधर बेटा मुझे दिख रहा है स्टार, तू बोलेगा सर स्टार तो इतना बड़ा नहीं दिखता है। अबे टेलीस्कोप में दिखेगा ना, टेलीस्कोप में दिखेगा तभी तो स्टार इतना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा। तो ये एंड और ये एंड मार्क कर दिया। अब इस एंड को ऐसे देखा, फिर इस एंड को देखा, तो ये जो एंगल बना ना, ये वो एंगल है अल्फा, और ये डिस्टेंस हमें पता है डी। तो क्या फिर से मैं ये एंगल अल्फा इज स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, फिर से, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है ना, तो अल्फा क्या आएगा, बहुत स्मॉल। तो क्या मैं फिर से डी कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्क, डी कैन बी कंसिडर्ड एज आर्क, डी को मैं आर्क जैसा मान सकता हूं। तो क्या फॉर्मूला फिर से लगा दो, क्या अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, दिस इंप्लाइज स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल अल्फा इंटू डी, और डी का वैल्यू यहां से निकाल के इसमें डाल दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा एंट्रेंस के लिए 1% की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस में बिल्कुल है भी नहीं है ये सब, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। हो सकता है क्वेश्चन कभी पूछ ले, व्हाट इज द पैरालैक्स मेथड ना। पैरालैक्स मेथड में हम लोग, पैरालैक्स क्या है ना, जब भी हम कोई पेन को एक एक्स से देखते हैं फिर दूसरे एक्स से देखते हैं तो उस पेन का पोजीशन में शिफ्टिंग होता है, एंड दैट शिफ्टिंग इज नोन एज पैरालैक्स। तो हम लोग उस मेथड को यूज करते हैं क्या करने के लिए, दो काम। एक पहले तो स्टार का डिस्टेंस मेजर करते हैं अर्थ से, फिर स्टार का डायमीटर यूज करते हैं अर्थ से, दो काम। कैसे करते हैं ये, क्या पूरा क्लियर है बच्चों? इसको लिख लो पूरा, ये सारे मेजरमेंट है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है, स्ट्रिक्टली फॉर बोर्ड, नॉट फॉर एंट्रांसेस। एंट्रांस के लिए ये सब की जरूरत है ही नहीं, कुछ है नहीं एंट्रांस के लिए, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन है बोर्ड के लिए, ये लिख लो। तो इसी तरह हम लोग लेंथ के अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, मैंने आपको बता दिया है ना। उसी तरह मास के भी होंगे, ग्राम आते हैं, मिलीग्राम आते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होगा और धीरे धीरे आपको आगे आगे भी पता चलेगा ये सारी चीजें। तो ये हो गया हमारा बेसिक एंड इंट्रोडक्शन अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे लेंथ होते हैं, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, क्या मेजर करते हैं, एवरीथिंग। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन हो गया। तो आज का क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आप ये सबको एक बार पढ़